जीवन कैसे काम करता है, कैसे चलता है, इसको लेकर दो फिलोसॉफिकल बिलीव हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। पहला बिलीव है डेमोक्रिटस का। ये एंशिएंट ग्रीक के समय के हैं। इन्होंने एटम थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स दिया आज से लगभग 2000 साल पहले। ये पहले आदमी थे जिन्होंने वर्ड एटम थ्योरी दिया। इससे वे कहते हैं कि लाइफ कैसे काम करती है। अगर आपको लाइफ को समझना है तो आपको एटम को समझना पड़ेगा। एटम वर्ड ग्रीक से लिया गया है जिसका अर्थ है अनकटेबल। सबसे सूक्ष्म चीज़ जो है वो एटम है। एटम में स्पेस भी होता है। जब एटम एक दूसरे को हिट करते हैं, बाउंस करते हैं तो मोमेंटम होता है। तो लाइफ एटम का एक दूसरे के साथ कोलाइड होना है। इनके विपरीत सुकरात का मानना है। ये भी एंशिएंट ग्रीक के समय के हैं, महान दार्शनिक हैं। इनके अनुसार सब कुछ इनविजिबल एनर्जी है जिसे आत्मा कहा जाता है। यह मैटर को शेप देती है। यह एनर्जी लाइफ के पहले भी थी और लाइफ के बाद भी होगी। यह एनर्जी मैटर से अलग है। यह एक परफेक्ट आइडियल है और अनचेंजिंग है। सुकरात कहते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड इम्परफेक्ट है, करप्ट साइड है उस आइडियल एनर्जी का। उदाहरण के लिए आप कल्पना कर सकते हैं एक परफेक्ट सर्कल के कंसेप्ट की, लेकिन अगर आप पेंसिल से बनाना चाहें तो परफेक्ट सर्कल नहीं बन सकता। डेमोक्रिटस बिलीव जो है ये आइजैक न्यूटन के काम पर आधारित है। न्यूटन ये मानते थे कि स्पेस स्टार एक जाइंट मशीन है। उन्होंने मैथमेटिक्स बनाया जिसे कैलकुलस कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है मास और एक्सेलरेशन के साथ। तो उन्होंने अपनी इक्वेशन की मदद से सोलर सिस्टम के एक्यूरेट मूवमेंट को प्रेडिक्ट किया। तो उन्होंने केवल मैटर की स्टडी करके यूनिवर्स को प्रेडिक्ट किया। इसके फलस्वरूप उन्होंने कहा कि यूनिवर्स एक मशीन है, और अगर यह एक मशीन है तो डेमोक्रिटस का कंसेप्ट सही था, और डेमोक्रिटस का आधार था मटेरियलिज्म। विज्ञान और मेडिकल भी इनविजिबल फोर्स एनर्जी को इंक्लूड नहीं करती अपने अंडरस्टैंडिंग में। तो अगर यूनिवर्स एक मशीन है तो हम इसका एक पार्ट लेकर इसकी स्टडी कर कर हम ये जान सकते हैं कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। तो हम ह्यूमन बॉडी को देखें तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन है। जहाँ न्यूटोनियन फिजिक्स कहता है यूनिवर्स एक मशीन है जो मैटर का बना हुआ है, लेकिन वहीं 1925 में क्वांटम फिजिक्स कहता है कि यूनिवर्स एनर्जी का बना हुआ है। फोटोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये पार्टिकल और वेव दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। इसे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कहते हैं। हमने अपने पिछली वीडियो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर को जाना। तो जब वेव एक दूसरे के पास आती हैं और इंटरेक्ट करती हैं तो वे एक दूसरे से इंटेंगल्ड हो जाती हैं। अभी आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, वहाँ रेडियो वेव, टेलीविज़न वेव, सेलफोन वेव, सभी प्रकार की एनर्जी एंटेंगल्ड है, उसमें जुड़ी हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम मैटर को अलग कर सकते हैं, प्रत्येक भाग की अलग अलग स्टडी कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी वेव को हम अलग नहीं कर सकते। न्यू फिजिक्स कहती है कि हमें पूरे होलनेस की स्टडी करनी होगी, क्योंकि हम एनर्जी को अलग नहीं कर सकते। तो किस तरह एनर्जी वेव्स इंटरेक्ट करती है ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा है। जब दो सेम फेज की वेव आपस में मिलती है तो उनकी इंटेंसिटी हाई हो जाती है, और जब दो अलग अलग फेज की एनर्जी आपस में मिलती है तो वे एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। हम सभी ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा गुड वाइब, बैड वाइब। इसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लो आज संडे का दिन है और आज आपको पार्टी में जाना है, लेकिन आज आप बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं। आप पार्टी में जाते हैं, वहाँ कुछ लोगों से मिलते हैं जिनकी वेव एनर्जी आपके साथ हार्मोनी में होती है। जैसे आपका दोस्त, उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी सेम फेस में होती है तो आपकी इंटेंसिटी हाई हो जाती है। तो यह पावर को बढ़ा देती है और आप पार्टी का मजा लेने लगते हैं। और अगर आप किसी डरावनी जगह पर जाते हैं तो आपकी एनर्जी लो हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की एनर्जी फील्ड आपके एनर्जी के साथ कन्फ्लिक्ट होती है, जो आपकी एनर्जी को कैंसिल कर देता है। ऐसे बैड वाइब कहते हैं। सभी जानवर, सभी पेड़ पौधे वाइब्रेशन के जरिए कम्युनिकेशन करते हैं। एक हिरन शेर के पास जाकर नहीं पूछता कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। क्योंकि उस दूरी से हिरन महसूस कर लेता है, उस एनर्जी को महसूस कर लेता है कि वहाँ जाना नहीं है। ऑर्गेनिज्म वाइब्रेशन के जरिए ही बातचीत करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वे अच्छी जगह पर हैं या बुरी जगह पर।
वाइब्रेशन को पढ़कर। ह्यूमन के पास भी यह एबिलिटी है, लेकिन हम ट्रेन नहीं हैं इस एबिलिटी को यूज़ करने के लिए। तो आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वाइब्रेशन हमारे स्वास्थ्य और बायोलॉजी को बदल सकता है। आज का फिजिक्स वाइब्रेशन पर स्टडी करता है। सभी एटम वेव क्रिएट करती हैं। जब हम एटम की स्टडी के लिए क्लासिकल फिजिक्स का यूज़ करते हैं तो हम स्टडी करते हैं कि पार्टिकल एक दूसरे को कैसे हिट कर रहे हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में हम पार्टिकल नहीं वेव की स्टडी करते हैं। हम स्टडी करते हैं कि कैसे वेव एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं। तो यहाँ एटम के बीच कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जहाँ वेव होती है उसे फील्ड कहा जाता है, और हम सब भी एटम के बने हुए हैं और एटम वेव क्रिएट करती है। मतलब हम भी एक फील्ड है, हमारा भी एक ऑरा है। मतलब आपके आसपास की हर चीज़ आपसे कनेक्टेड है। वेव एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है जो भी उसके आसपास है। वो कहते हैं ना, जैसी संगति वैसी गति। संगति का जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। मनुष्य का जीवन अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सब मॉलिक्यूल्स और एटम के बने हुए हैं और ये एटम वेव क्रिएट करती है। तो हम सब एक फील्ड है, एक ऑरा है। जब हम किसी इंसान से मिलते हैं तब हमारी एनर्जी उस इंसान के एनर्जी के कांटेक्ट में आती है। वैसे ही जब हम किसी इंसान की संगति कुछ समय तक भी करते हैं तो हमारी एनर्जी एक दूसरे को प्रभावित करने लगती है। हमारी सोच और हमारी बिलीव उसी तरह होने लगते हैं। हम में से काफ़ी लोगों को स्टेज फियर होगा, हम स्टेज पर जाने से डरते हैं। लेकिन अगर एक बच्चा जिसे डांस पसंद है, वो डांस सीखना चाह रहा है, लेकिन उसे भी स्टेज फियर है। मान लो वो किसी डांस स्कूल में अपना एडमिशन कराता है, वहाँ के बच्चों को डांस सीखते हुए देखता है, अपने जैसे बच्चों को स्टेज पर डांस करते हुए देखता है, उनसे मिलता है, उस वातावरण में रहता है। कुछ समय बाद उसका भी स्टेज फियर हट जाएगा। यह संगति और वातावरण दोनों का प्रभाव है। शायद इसीलिए अमीर के बच्चे अमीर और गरीब के बच्चे गरीब रह जाते हैं। हाँ, संसाधन की सुविधा अमीरों के पास ज़्यादा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ संगति और वातावरण की।